ये हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 है, स्टॉक, डिबेंचर और विदेशी व्यापार। 376 नंबर है, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो इस अस्थिर विनियामक परिवेश चुनौती का सामना करना पड़ता है। अस्थिर विनियामक परिवेश निवेशकों के लिए अनुपालन और योजना बनाने में कठिनाइयों का कारण बन सकता है, जो अंततः उनके आत्मविश्वास और देश में निवेश करने की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। विदेशी निवेश से तात्पर्य तब होता है जब एक देश का निवेशक किसी दूसरे देश में किसी परिसंपत्ति या व्यवसाय का स्वामित्व रखता है या खरीदता है। अगला क्वेश्चन 377, भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा %% तक की एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी। 74% तक की एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति दी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई से तात्पर्य किसी देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में व्यवसाय संचालन या परिसंपत्तियों में किए गए निवेश से है। विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल FIFP अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई आवेदनों के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रदान करता है। इसका प्रबंधन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा किया जाता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए 2 मार्ग हैं, स्वचालित मार्ग सरकारी अनुमोदन के बिना तथा सरकारी मार्ग सरकार की पूर्ण स्वीकृति के साथ। किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? आयात और निर्यात के बीच अंतर को व्यापार संतुलन बोलते हैं। आयात और निर्यात के बीच अंतर। व्यापार संतुलन BOT किसी देश के निर्यात और आयात के बीच एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान अंतर होता है। BOT की शर्तें, यदि निर्यात आयात से अधिक हो तो देश में व्यापार अधिशेष सकारात्मक संतुलन होता है, और यदि आयात ज़्यादा है निर्यात कम है तो देश में व्यापार घाटा नकारात्मक संतुलन होता है। मीन्स हमें क्या मेंटेन करना होगा? निर्यात ज़्यादा रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बाजार में प्रवेश करने का सबसे पारंपरिक माध्यम है? तो निर्यात विदेशी व्यापार में प्रवेश करने का सबसे अच्छा माध्यम। निर्यात में घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को बेचना होता है, और यह कंपनियों को कम जोखिम और निवेश के साथ अपनी पहुंच का विस्तार करने की अनुमति देता है। निर्यात विभिन्न रूपों में हो सकता है, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल है, और अक्सर यह अंतर्राष्ट्रीय खींचाव रखने वाले व्यवसायों के लिए पहला कदम होता है। विशेष आहरण अधिकार को डैश के रूप में भी जाना जाता है, पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। HDR विशेष आहरण अधिकार एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। HDR कोई मुद्रा नहीं है, लेकिन इसका मूल्य 5 मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है: अमेरिकी डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। HDR को 1969 में IMF द्वारा बनाया गया था। HDR IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए लेखांकन की इकाई के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रतिस्पर्धा का एक लाभ है? कुशलता से उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन विदेशी प्रतिस्पर्धा का लाभ है। कुशलता से उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन विदेशी प्रतिस्पर्धा के अन्य लाभ: कम कीमतें, बढ़ी हुई दक्षता, बढ़ी हुई उपभोक्ता विकल्प, बढ़ा हुआ व्यापार, बढ़ा हुआ नवाचार। हानियाँ: नौकरी छूटना, लाभ मार्जिन में कमी, बाजार भागीदार में कमी, विदेशों पर निर्भरता। निम्नलिखित में से कौन सा निवेश का एक घटक नहीं है? किसी कंपनी के शेयर खरीदने पर खर्च किया गया धन निवेश का एक घटक नहीं है। किसी कंपनी के शेयर खरीदना इसे निवेश नहीं माना जाता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उत्पादक क्षमता में वृद्धि नहीं करता है। शेयर खरीद में स्वामित्व प्रदान करती है, लेकिन उसके पूंजीगत सामान में नहीं। इसे कंपनी शेयर बिक्री निधि से हासिल कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग डैश होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन सुधार कर सकता है। इकाई से अधिक होने पर। इकाई से अधिक, एक से अधिक। इसे अर्थशास्त्र में मार्शल लर्नर स्थिति कहा जाता है। यदि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो सापेक्ष कीमतों में बदलाव कारण आयात अधिक महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। भुगतान संतुलन BOP यह एक निर्धारित अवधि, जैसे कि एक तिमाही या एक वर्ष में, एक देश या शेष विश्व की संस्थाओं के बीच किए गए सभी लेन देन का विवरण है। BOP में 2 मुख्य खाते: चालू खाता, इसमें वस्तुओं और सेवाओं में देश का शुद्ध व्यापार शामिल है; पूंजी खाता, इसमें वित्तीय साधनों और केंद्रीय बैंक भंडार में देश के लेन देन शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, BSE तत्कालीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शीर्षक वाला सूचकांक शीर्ष डैश कंपनियों के व्यापार की मात्रा और उनके शेयर की कीमतों के
मामले में व्यापार का एक सूचकांक है। तो 30 कंपनियों की व्यापार की मात्रा उनके शेयर की कीमतों के मामले में सूचकांक है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स होता है। 1 जनवरी 1986 को प्रकाशित BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स को भारत में घरेलू शेयर बाजारों की नब्ज के रूप में माना जाता है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1999 में। फेरा को बदलने के लिए फेमा 1999 में आया। संसद ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया। यह अधिनियम 1 जून 2000 को लागू हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया। तो चांदी में कमोडिटी। BSE की स्थापना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में कपास व्यापारी प्रेमचंद राय द्वारा की गई थी और यह दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित निश्चित पूंजी स्टॉक प्राप्त करने वाली पहली स्टॉक कंपनी थी। तो आपको बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना कब हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन कमेंट में देना है। फेमा को फेरा ये जो फेरा है इसको फेमा किस वर्ष कर दिया गया था, मीन्स नेम किस वर्ष चेंज कर दिया गया था, सन बताना है। ऑप्शन नहीं देंगे।